सीक्रेट वॉरियर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से एलेक्स जो है नॉर्मन ऑसबॉर्न के बहुत बुरी तरीके से डरा देता है, जिससे नॉर्मन ऑसबॉर्न की हालत बहुत बुरी हो जाती है और एरीज वहाँ से उनको एक मौका देता है निकलने के लिए ताकि वो लोग भाग सकें। और इसी के साथ हमने देखा था कि वहाँ पे हम देखते हैं उनके सीक्रेट वॉरियर्स के हेडक्वार्टर के अंदर, जहाँ पे उनको ये बात पता चलती है कि वहाँ पे इंट्रूडर्स आ गए हैं और इंट्रूडर्स कोई और नहीं बल्कि एलेक्स वगैरह के पीछे ऑसबॉर्न और उसकी पूरी की पूरी हैमर की एजेंसी साथ आ रही थी। अब आगे यहीं से कहानी स्टार्ट होती है हमारी होम रन के अंदर से, जहाँ से एलेक्स वगैरह भागते हुए आ रहे हैं और 2 मिनट पहले की कहानी सुनाई जा रही है। तो वहीं पे एडन बोलता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ जेटी, क्या तुम्हें समझ में नहीं आई? तो कहता है कि वेल समझ में मुझे नहीं आई, इसलिए मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ एडन, ये सब में हम एलेक्स तुम्हारी वजह से फंसे हैं। तो ये बोलता है कि तुम्हें आखिरकार रूफ पे जाने की जरूरत क्या है हमें यहाँ से टेलीपोर्ट करने के लिए? तो कहता है कि तुम इस बात को नहीं समझोगे, सिंपल मैथ्स है। तो कहता है ठीक है, तो इसको और सिंपल करके समझाओ। तो कहता है कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, लेकिन मेरे ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त हम लोग कौन सी जगह पे मौजूद हैं और हम लोग कहाँ इस वक्त हैं एग्जैक्टली। एलेक्स बोलता है कि मैं उनको फील कर सकता हूँ, वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं बहुत तेज़ी से। तो वो बोलता है क्या तुम्हें यहाँ कोई विंडो नज़र नहीं आई? वो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? तो कहता है क्या तुम्हें वाकई इस बिल्डिंग में कहीं विंडो नज़र आई है जेटी? और इसके अलावा पोजिशनल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मुझे देखना पड़ता है कि हम इस वक्त डायमेंशन स्पेस के अंदर कहाँ मौजूद है। मुझे एक हॉराइजन की ज़रूरत होती है टेलीपोर्ट होने के लिए, क्योंकि इन सारी की सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे इफेक्ट कैलकुलेट करना पड़ता है ग्रेविटी का, अर्थ, मून और सन के रिलेटेड। उसके बाद अपनी पोजीशन को पिन पॉइंट करते हुए अपना टेलीपोर्ट खोलना पड़ता है। मतलब तुम समझ रहे हो कि स्टार्टिंग पॉइंट ही सब कुछ होता है। और इसे हम देखते हैं कि जैसे भी लोग छत पे पहुंचते हैं, वहाँ पे ऑसबॉर्न, एरीज और बहुत ज़्यादा एजेंट्स जो है हैमर के खड़े हुए इंतजार कर रहे होते हैं। और एलेक्स बोलता है कि हैमर तो बहुत ज़्यादा लोग लिया यार अपने साथ। तो ईडन बोलता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ से निकल रहे हैं बैक टू बेस। और इस तरह वो लोग पोर्टल के अंदर घुसते हैं और जेडी चिल्लाता है कि जल्दी से इस पोर्टल को फौरन बंद करो, फौरन। तो एडन बोलता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बात को सिर्फ मैं ही डिटरमाइन करता हूँ जेडी कि मेरे साथ कौन ट्रैवल करेगा और कौन नहीं। बाकी वो लोग हमसे मिलियंस ऑफ माइल्स के डिस्टेंस पे हैं। जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि ये प्रोसेस कोई मैजिक नहीं है, ये सिंपल कैलकुलेशन है जीरोस और वन की, जैसे कैलकुलस और ज्योमेट्री। और इस तरह हम देखते हैं कि एरीज जो है अपना एक्स उसके टेलीपोर्टेशन के अंदर घुसा देता है, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको छूना भी इम्पॉसिबल सी बात है, लेकिन उसका एक्स इसके अंदर घुसता है और एरीज उसको चीरते हुए आगे की तरफ आ रहा होता है। तो जेडी बोलता है क्या तुम इस बारे में एक्सप्लेन करना पसंद करोगे? तो कहता है कि वेल इस बारे में तो मैंने सोचा नहीं था। तो एलेक्स बोलता है कि वैसे मेरे डैड जो है शुरू से मैथ्स के साथ बहुत बुरे हैं। तो एडन बोलता है क्या लगता है अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, तो भागो। और यहाँ से इनसाइड स्टेट के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो लोग ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं जो हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था। और कोई बोलती है कि यो कपड़े पहनो, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो ड्रूइग बोलता है कि ठीक है, लेकिन इससे पहले उस चीज़ को तो बंद कर दो कम से कम। कोएक बोलती है कि किस चीज़ की बात कर रहे हो? तो कहते हो सेल्फ डिस्ट्रक्ट वाली चीज़ के बारे में, उसको बंद करो यार फौरन डेजी, वो हम सबको उड़ा देगा। तो कोएक बोलती है कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही इंसान है जो इस चीज़ को बंद कर सकता है, सेबेस्टियन, और वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं है। हमारे पास यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें इस जगह को छोड़ के भागना पड़ेगा। और यो देखते हैं हम अपनी स्पीड से फुल जल्दी से तैयार होकर आती है और कहती हूँ कि मैं तो तैयार हूँ। तो कोएक बोलती है कि ठीक है, वो लोग हमसे एक फ्लोर नीचे हैं, हमें जो है उनसे ज़्यादा भिड़ना नहीं है, हमें सिर्फ उनको उलझाना है एक फाइट के अंदर और वहाँ से फ़ौरन निकलना है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम वक्त रह गया है, तकरीबन 4.5 मिनट। तो वहीं पे कोएक पूछती है लिसन यो क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम ये सब करने के लिए तैयार हो? तो कहती है कि गॉश आई होप सो, मैंने इससे पहले कभी अपने आर्म्स के साथ इस तरह से खेला नहीं है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और इस तरह वो वहाँ से आगे निकल जाती है। तो स्टोन वॉल बोलता है क्या तुम्हें लगता है वाकई में हमारे पास कोई चांस है इस सब से बचने के लिए? तो कोएक बोलती है कि फिक्र मत करो, हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि वो लोग सब छत पे पहुँचते हैं और ऑसबॉर्न का मुकाबला करना शुरू करते हैं। यहाँ से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि यहाँ पे कितने खतरनाक किस्म की फाइट चल रही है। और हम देखते हैं कि योयो जो है यहाँ पे एरीज से आगे लड़ रही होती है और उसको घूम घूम के तंग करते करते मुक्के मार रही होती है। वहीं पे ऑसबॉर्न चिल्लाता है हॉकाई उस स्पीडस्टर का काम तमाम करो, फौरन उसको यहाँ से गिराओ। और यहीं से वो बोलता है कि ठीक है तुम जैसा कहो, और वो अपने एरोस उसकी तरफ पॉइंट करता है, लेकिन योयो उसके एरोस को अपने हाथों के अंदर ही पकड़ लेती है। और वहीं पे ड्रू आता है और कहता है कि ओ मैन यहाँ तो काफ़ी बुरे हालात हैं।
क्वेक बोलती है कि जब भी मेरे सामने इस तरह की मुसीबत आती है तो मैं अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल करती हूँ कि अगर यहाँ पे निक होता तो वो क्या करता। तो स्टोन वॉल बोलता है तो बताओ वो क्या करता है। तो क्वेक बोलती है कि यही तो आज हम पता करने वाले हैं। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि ओ नो, ये लोग हमें रेप्लिकेशन फैसिलिटी के सामने ले आए हैं, ये इन्होंने सारे के सारे एलएमडीज को एक्टिवेट कर दिया है, मतलब निक फ्यूरी यही करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलता है जिसके अंदर से दर्जनों एलएमडीज यानी कि निक फ्यूरी यहाँ पे दौड़ते हुए आ रहे होते हैं और ऑसबॉर्न के ऊपर चढ़ जाते हैं। और यहाँ पे जो हमें सीन दिखाया गया है उसको मुझे बयां करने की जरूरत नहीं है, आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे एकदम खिचड़ी पक रही है और बहुत बुरे हालात है यहाँ पे। एरीज वगैरह सब एक दूसरे से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं पे हम देखते हैं कि स्टोन वॉल के सीने में एरीज का एक्स घुस जाता है और वो बोलता है ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वो इसी एक्स को एब्जॉर्ब करते हुए उसके मेटल जैसा हो जाता है और एरीज को एक जोरदार मुक्का मारता है। लेकिन यहीं पे ऑसबॉर्न यहाँ सारे के सारे एलएमडीज को मार के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसके दिल के अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो यहाँ पे निक फ्यूरी को मार रहा है और कहता है कि बहुत बढ़िया, इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। वहीं पे हम देखते हैं कि पीछे से क्वेक वो ऑसबॉर्न के हेलमेट को पकड़ती है और पीछे से उसको जोरदार एक शॉक वेव देती है जिससे उसका हेलमेट चकनाचूर हो जाता है। तो ये बताओ कि इसकी फीलिंग तुम्हें कैसी लग रही है ऑसबॉर्न। लेकिन ऑसबॉर्न पीछे पलटता है और क्वेक को अपने रिपल्सर से उठा के दूर फेंकता है। लेकिन स्टोन वॉल अपना हाथ बड़ा करता है स्ट्रेचेबल और उसको पकड़ लेता है और कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया है। लेकिन वहीं पीछे से हॉकाई जो है स्टोन वॉल को एक बॉम्ब वाला तीर मारता है जिससे वो वहां पे गिर जाता है। लेकिन योयो भी यहाँ पे आती है और हॉकाई के मुंह पे चमाट मार के उसको वहां गिरा देती है। तो कहता है अच्छा, तो तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम जैसी एक छोटी सी बच्ची मुझ जैसे खतरनाक इंसान को निपटा सकती है, तुम बहुत स्वीट हो, लेकिन अपने हाथ गंदे करना मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा स्टाइल है। तो वहीं पे योयो बोलती है अच्छा, क्या तुम शर्ट लगाना चाहोगे इस बात पे। और हम देखते हैं कि योयो वहां पे फुल स्पीड से जो है हॉकाई की कुटाई करना शुरू करती है और वहां पे हॉकाई के दांत टूट जाते हैं और जमीन पे घुसा हुआ होता है। मुझे तुम बहुत पसंद आई हो, तुम क्या मेरे साथ घर चलना पसंद करोगी। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि योयो वो अपना आपा खो बैठती है और वहीं पे आके उसको स्टोन वॉल रोकता है और कहता है कि बस अब बहुत हुआ, अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। और ईडन पोर्टल खोलता है और 30 सेकंड सिर्फ रह गए थे धमाके के अंदर और वो लोग सब वहाँ से निकलते हैं। तो एरीज बोलता है कि वो लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ, और हमें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए अब एरीज। ऑसबॉर्न कहता है कि एरीज मुझे थाम लो ताकि मैं तुम्हें यहाँ से उड़ाते हुए निकाल सकूँ, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है इस धमाके से बचने के लिए। और यही हम देखते हैं कि सिर्फ 10 सेकंड रह गए होते हैं। तो एरीज बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बेटे के पीछे जाऊँगा। तो कहता है कि जैसा तुम्हें ठीक लगे। और वहीं पे एजेंट्स बोल रहे होते हैं कि सर ऑसबॉर्न प्लीज़ हमें अपने साथ ले चलिए। लेकिन वो वहाँ से सिर्फ हॉकाई को उठाता है और सबको लात मारता हुआ निकल जाता है। लेकिन यहीं से एरीज बोलता है कि अब वक्त आ गया है कि इस लंबी कहानी को खत्म करने का। अलेक्जेंडर अब चलो मेरे साथ वापसी घर चलो। लेकिन एलेक्स वहाँ पे हाथ हिलाते हुए टेलीपोर्टेशन के अंदर घुस रहा होता है और एरीज बोलता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है बच्चे। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे अलेक्जेंडर वहाँ से निकलता है टेलीपोर्ट होके, उस पूरी की पूरी फैसिलिटी के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो पूरा का पूरा लैब वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है। और इसी तरह हम शिफ्ट होते हैं द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी। आपको याद होगा कि निक फ्यूरी ने यहाँ पे जॉन कैडेट को भेजा था एक मिशन के ऊपर कि यहाँ पे उससे आके एक आदमी से पूछताछ करनी है कि वो किसके लिए काम करता है। और इसी तरह वो यहाँ पे आते हैं, उनका अपॉइंटमेंट वगैरह के बारे में पूछते हैं। तो उनकी असिस्टेंट कहती है कि सर आप यहीं पे बैठिए, जैसे ही वो फारिग होंगे तो मैं आपको अंदर भेजूंगी। और यहीं पे हम देखते हैं कि वहाँ पे वो आता है आदमी और कहता है मिस्टर कॉलेज आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ, बताइए कि मैं आपके डिपार्टमेंट के लिए आज क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो कहता है कि वेल इस बारे में हम कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। तो कहता है कि बिल्कुल आइए मेरे साथ बैठिए। तो बताइए आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तो वैसे तो मुझे आपके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर बात करनी है एक्चुअली, लेकिन सबसे पहली शुरुआत मैं ये पूछ के करूँगा कि आप बताइए हम किस तरह से अपने दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म कर सकते हैं और हम दोनों ऐसे हो जाएं कि हमें किसी चीज़ की कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़े तो हम बिल्कुल एक दूसरे के लिए हों। तो वो पूछता है इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, फेयर इनफ, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे कि इस कमरे के अंदर कैसे आए हो। तो कहता है कि मैंने आपकी अपॉइंटमेंट ली थी इसी वजह से। तो वो कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। तो कहता है कि फिर मेरा जवाब है कि मैं दरवाजे के जरिए आया हूँ। कहता है कि वो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है और मैं इस बात को गैस कर रहा हूँ कि यहाँ तुम काफ़ी तरह दरवाज़ों से होके गुजरे होगे और इंटरेस्टिंगली कम से कम 2 ऐसे दरवाजे थे जहाँ पे मेटल डिटेक्टर्स लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें नहीं पकड़ा। ये सब कैसे हुआ। तो एकदम कैडेट की आंखें खुल जाती है और कहता है कि सब का क्या मतलब है, तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो। तो वो आदमी वहाँ मुस्कुराते हुए कहता है मुझे बस ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से एक आदमी जो कि आधा रोबोट है, जो कि आधा मेटल से बना हुआ है, वो मेटल डिटेक्टर से होकर गुजर गया हो और एक भी डिटेक्टर ने आवाज़ नहीं की हो। तो मतलब हम देख रहे हैं कि वो यहाँ जिससे मिलने और पूछताछ करने के लिए आया है वो उसके बारे में हर एक चीज़ जानता है। और वो अपनी शराब का गिलास भरते हुए बोलता है कि जॉन क्रेडिट एक्स CIA एक्स शील्ड, तुम ब्लैक वर्स और स्पेशल कोवर ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हो। तुम्हारे फादर का नाम डेविड था और मदर का नाम सैरा था और तुम्हारा भाई नेथन जो कि मैरिड है और उसके 2 बच्चे हैं और सिएटल के अंदर वो रहता है।
मैं यहाँ पे तुम्हें ड्रिंक ऑफर करना चाहता, लेकिन मुझे पता है कि तुम एक रिकवरिंग अल्कोहलिक हो, तो इसलिए मैं अपने जो है ज़मीर को यहाँ पे ख़राब नहीं करना चाहूँगा तुम्हें शराब ऑफर करके। मैं तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ जानता हूँ जितना तुम भी नहीं जानते हो, तो मेरी तरफ से फ्यूरी को सलाम बोलना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आदमी कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है, इसने इतना बड़ा अंदाज़ा और वो भी इतना परफेक्ट लगाया है कि आप सब खुद हैरत में रह ही गए होंगे। तो वहीं पर वो जवाब देते हुए बोलता है जॉन कि तुम्हारे अलार्म इस वजह से नहीं बजे क्योंकि मेरी अब बॉडी कम्प्लीटली पॉलीकार्बोनेट सी बन चुकी है, ये वज़न में हल्का और ज़्यादा पायदार है। तो वो वहाँ पे हंसते हुए कहता है कि पॉलीकार्बोनेट्स मैन, मुझे लगा कि तुम यहाँ पे कोई और बात करोगे। आई बेट कि तुम्हारी दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई होगी जब से वो पिएटा वाला सीन हुआ है। तो कहता है कि हाँ मैं पिएटा के बारे में जानता हूँ। तो कहता है कि तुम तो वहाँ पे नहीं थे। तो कहता है हाँ मैं नहीं था, लेकिन तुम तो वहाँ पे थे, गैडेट, एक्वेरियस, ज़ोडिएक। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वो उसका शील्ड का कोड बता रहा है। वो ऐसा कोड होता है जो कि सिर्फ एक एजेंट को पता होता है और उसके अलावा किसी को नहीं पता होता। तो वो बोलता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चल रहा है। तो कहता है कि सिंपल है कि मैं जिन लोगों के लिए काम करता हूँ वो बहुत ही पावरफुल लोग हैं, और वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि उनकी रीच तुम्हारी रीच से बहुत ज़्यादा बियॉन्ड है। जहाँ तुम्हारी पहुँच ख़त्म होती है वहाँ से उनकी पहुँच शुरू होती है। तुम जाओ और अपने कर्नल फ्यूरी को ये बात साफ लफ्ज़ों में बता दो कि वो जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है वो ना करे, वरना उसमें वो बहुत बुरी तरीके से फेल होगा। उसको अभी के अभी रुकना होगा। इसके बाद उसको जो है उनकी तरफ से कोई वार्निंग नहीं मिलने वाली है। कर्नल से कह देना कि हम उसके बारे में हर एक चीज़ जानते हैं, हर एक चीज़ जानते हैं कि वो कहाँ मौजूद है और वो क्या कर रहा है। हम जो हैं हर जगह हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि उस मीटिंग के बाद जॉन कैडेट आके गाड़ी में बैठता है और फ्यूरी पूछने के वेल, तो कैडेट बोलता है कि तुमने जो कहा मैंने वो कर दिया। फ्यूरी बोलता है कि फिर तो बहुत अच्छी बात है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें बेसिकली समझ में यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा है कि फ्यूरी इस बात से खुश हैं कि उसको सब पता है, या फिर वो इस चीज़ को छुपाने के लिए, कवर करने के लिए सिर्फ कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सारे के सारे ट्विस्ट निक फ्यूरी की स्टोरी के अंदर तो एक्सपेक्टेड थे ही। निक फ्यूरी का कैरेक्टर ऐसा है जिसको समझना इम्पॉसिबल सी बात है कि कब वो खुश है कब वो गुस्से में है। अब यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं ककून के अंदर, जो कि इन कैटरपिलर्स का सबसे पहला बेस है जहाँ से इन लोगों ने शुरुआत करी थी। और वो वहाँ पे यो बोलती है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम करा जेरी। जेरी बोलता है कि हाँ तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन उस बात के बारे में मैं तुमसे बात करना चाहूँगा, जो तुमने किया है वहाँ पे वो ठीक नहीं था। और हम बेसिकली देख रहे हैं कि एरीज का एक्स जो है वो जेरी के पास ही मौजूद है और उसको साथ में ले आया है। वहीं पे जेटी बोलता है कि मुझे लगता है क्वैक कि तुम्हारी नाक टूट गई है। तो कहती है कि क्या? तो कहता है अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। तो ईडन बोलता है कि हे किड सॉरी, मैंने तुम्हारे डैड के साथ वो सब किया। तो कहता है कि किस बारे में तुम सॉरी कर रहे हो? तो कहता है कि आई एम सॉरी यार, मैं तुम्हारे डैड को वहाँ से नहीं निकाल पाया, मतलब मैं नहीं ला सकता था और तुम्हारे डैड वहाँ पे बिला वजह ही मारे गए, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। लेकिन तुम यहाँ पे मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहता है कि नहीं कुछ नहीं, तुम इस बात को नहीं समझोगे। ओलंपस से लेके हेडीज तक और हेडीज से लेके इस लैंड तक मेरे फादर ने कभी भी क्वाइटली सफ़र नहीं किया है, और वो कभी भी किसी जगह पे जाते तो खामोशी से नहीं जाते हैं। वो एक गॉड ऑफ वॉर है ईडन, और उनको मारने के लिए एक बिल्डिंग के धमाके से कुछ ज़्यादा की ज़रूरत है। ये कहानी तब तक ख़त्म नहीं होने वाली है जब तक मैं और मेरे फादर एक दूसरे के सामने ना आ जाए और हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग पे ना पहुंच जाएं। और मुझे ऐसी फील आ रही है कि वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। और इसी तरह हम देखते हैं कि उस सारे के सारे मलबे के अंदर से यानी कि एक ज़बरदस्त किस्म का धमाका हुआ है जिससे पूरा का पूरा बेस उड़ गया है। उस धमाके को भी एरीज गॉड ऑफ वॉर ने सर्वाइव कर लिया है और वो वहाँ से दोबारा उठ के खड़ा हो रहा है। और इसी तरह हमारे पास जो है अब यहाँ से ये स्टोरी कंटिन्यू होगी गॉड ऑफ फियर गॉड ऑफ वॉर के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे बेसिकली कि फादर और सन एक दूसरे के सामने आते हैं और उनकी ज़बरदस्त किस्म की एक जंग होती है। और इसके साथ हम एक और स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे अपने आगे के एपिसोड्स के अंदर, जहाँ पे निक फ्यूरी और जॉन कैडेट जो ये मिशन पे लगे हुए हैं उसके बारे में हम और अच्छे से जानेंगे। दी एंड। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और फाइनली यहाँ पे हमारा सीक्रेट वॉरियर्स का एक और स्टोरी आर्क खत्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे ज़्यादा ज़बरदस्त स्टोरी आर्क आपने आज तक मेरे चैनल के ऊपर नहीं देखा होगा, जिसके अंदर इतना ज़्यादा सस्पेंस, थ्रिल और एजेंसी टाइप की चीज़ें भरी हुई हों। क्योंकि ये स्टोरी मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट राइटर ने लिखी है मार्वल कॉमिक्स से, जिनका नाम है जोनाथन हिकमैन। और अभी हिकमैन की समझ लीजिए कहानियाँ सिर्फ स्टार्ट हुई हैं। आगे जाके जो हमारा एरा आने वाला है वो हिकमैन का एरा कहलाएगा, जैसा कि अभी हम ब्रायन माइकल बेंडिस के एरा के अंदर मौजूद हैं। और जब जोनाथन हिकमैन का एरा आएगा तो वो आप लोग का दिमाग हिला के रख देगा। लेकिन अभी के लिए बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे पास सीक्रेट वॉरियर्स के भी कुछ और एपिसोड्स बाकी हैं और वो बहुत ज़्यादा धमाकेदार और दमदार होने वाले हैं, और उनमें भी इसी तरह के सस्पेंस कूट कूट के भरा हुआ है। तो अभी के लिए हम अपनी स्टोरी को यहीं रोकेंगे और देखेंगे कि हमारी सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट एपिसोड कौन सा आ रहा है। मेरे ख्याल से अभी हमारे थंडरबोल्ट्स के 1 से 2 एपिसोड और रह गए हैं, जिनको हम कंप्लीट करने के बाद न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ को दोबारा स्टार्ट करेंगे। और न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ हमारे चैनल पर चलने वाली सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट और मोस्ट फेवरेट सीरीज़ है आप लोगों की। तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये न्यू एवेंजर्स का एक आखिरी आर्क होने वाला है सीज पे जाने से पहले ही। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है डार्क रेन को, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म किया जाने वाला है। तो इसलिए मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। सो गाइस, दिस इज़ स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।